Hello students, I am Dr. Priyanka and in the last session we have completed the chapter Principle and Processes of Biotechnology, chapter number 11. Now we have to start with biotechnology and its application. मुझे लास्ट सेशन में लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, कैसे किया जाता है, ठीक है। आप उसमें क्या क्या चीजें करते हो, आप उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हो, ठीक है, आप उसमें प्लांट ब्रीडिंग वाली बातें करते थे। मैंने आपको ब्रीफली बताया कहाँ कहाँ आप लोग उसको कैसे करते हो। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि बायोटेक्नोलॉजी में कौन से प्रिंसिपल्स हैं और कौन से प्रोसेसेस हैं। उसमें हम लोगों ने बायो रिएक्टर्स का देखा, उसके बाद हम लोगों ने प्रोसेसेस देखा कि सेलेक्टेबल मार्कर को यूज करते हो। फिर हम लोगों ने देखा कि सेलेक्टेबल मार्कर्स को यूज करने के अलावा आप उसमें एंजाइम्स का एक बहुत बड़ा हाथ और बहुत बड़ा रोल है, राइट। तो ऐसे ही आप बायोटेक्नोलॉजी को डिफरेंट तरीके से यूज करते हो। अब हम लोग देखेंगे कि अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रही हूं तो बायोटेक्नोलॉजी को आप कहाँ किन जगहों पे यूज करते हो। जब आप अभी फिजिक्स पढ़ते होगे तो फिजिक्स में आपने अगर सॉलिड्स वाला चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, फ्लूइड्स कर दिया है कंप्लीट और सॉलिड कर दिया, तो आप उसके हमेशा देखते हो एप्लीकेशन, कि ये जो आपने अभी कंसेप्ट पढ़ा अभी इसको कहाँ यूज करते हो। इन द सेम मैनर में एनसीईआरटी भी एक आपको बता रही है कि ये जो आपने अभी चैप्टर पढ़ा कि आपने डीएनए को आइसोलेट किया, आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग करी, आपने ये किया, आपने वो किया, अभी इसको कहाँ यूज कर रहे हो, राइट। अभी इसको कहाँ यूज कर रहे हो वो सारा एनसीईआरटी इसको ब्रीफ में ले रही है। वेदर आप इसको प्लांट में कर रहे हो, वेदर आप इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में कर रहे हो, वेदर आप इसको डीएनए मैनिपुलेशन में कर रहे हो, वेदर आप इनको एनिमल्स के साथ कर रहे हो। तो मेन इंपॉर्टेंट वेदर आप इसको इंसुलिन बनाने के लिए कर रहे हो, वेदर आप इनको एंटीबायोटिक्स में कर रहे हो, तो मेनली कहाँ कर रहे हो वो एनसीईआरटी इज मोर कंसर्न्ड इन दिस चैप्टर, राइट। Chapter number 12, that is biotechnology and its applications. So applications of biotechnology are many, like providing best catalyst informed to improve organism using a microbe, ठीक है। दैट मीन्स कि ये जो मैं एप्लीकेशन बता रही हूं, दीज आर द क्रिटिकल रिसर्चेस, these are the critical researches of biotechnology that लिख देती हूं ताकि इजी रहे समझना। that is the critical research area, जहां पे जो बायोटेक्नोलॉजी फील्ड है वो वाइडली इलैबोरेट हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले क्रिटिकल रिसर्च एरियाज में बायोटेक्नोलॉजीज के आप टर्म लेंगे। You improving better improvised organism so that they can perform in a desirable pattern, राइट। पहला तो दूसरे में आप ये देखेंगे कि द सेकेंड फील्ड एरिया, द सेकेंड क्रिटिकल एरिया इज creating optimal conditions through engineering
for a catalyst to act. तीसरा डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, इसको जरूर याद करके जाइएगा कि ये होता क्या है, ठीक है। टेक्नोलॉजीज टू प्योरीफाई द प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट। नाउ अभी हम लोग डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी टू प्योरीफाई द प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, सेडिमेंटेशन होता है। जैसे कपड़े धोते हैं ना, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, एक आती है आप ऊपर से कपड़े डाल रहे हैं, एक आती है आप सामने से कपड़े डाल रहे हैं। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग भी ऐसी ही है, टेक्निक है जो हम लोग बात कर चुके हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के बारे में। नेक्स्ट सेशन से पहले भी हम लोगों ने काफी बात किया था एक क्लास में, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करेंगे फिलहाल कि और क्या क्या एरियाज हो सकते हैं जहां पे बायोटेक्नोलॉजी इन केस ऑफ एग्रीकल्चर में ज्यादा है, ठीक है। सो बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस in agriculture. सबसे पहले एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, दूसरा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, ठीक है। और तीसरा जेनेटिक इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। तो अभी हम लोगों ने कहा कि इन केस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बात करूं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, किन किन जगहों में एग्रीकल्चर और बायोटेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो। अभी सबसे पहले मैं अगर बात करती हूँ बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, तो फर्स्ट आ जाता है आपका एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। तो कई आपने जगहों पे आप मिल्क पैकेट्स देखते हैं, कई जगह देखते हैं, तो वहां पे टर्म लिखा आता है एग्रो, ठीक है। ऐसे ही आप लोग ऑर्गेनिक, आजकल तो ऑर्गेनिक की माया है, हर जगह आप लोग ऑर्गेनिक देखते हैं, ये भी ऑर्गेनिक, वो भी ऑर्गेनिक, वो भी ऑर्गेनिक, तीसरा भी ऑर्गेनिक, चौथा भी ऑर्गेनिक। दैट मीन्स एवरीथिंग इज ऑर्गेनिक टुडे। तो एवरीथिंग इज ऑर्गेनिक का क्या मतलब है, सीधा सादा सा कि हर चीज में आप ऑर्गेनिक डाल रहे हैं, हर चीज में आप एक टर्म यूज कर रहे हैं ऑर्गेनिक, दैट इज नेचुरल। तो आप एग्रोकेमिकल बेस्ड की मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, ठीक है, या केमिकल्स रिलेटेड इन द एग्रो या एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज, ठीक है, एग्रीकल्चरल फील्ड्स। अभी वो आपके पेस्टिसाइड्स हो गया, आपके वीटीसाइड्स हो गया, ऐसे ही आपका ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कि जिसमें आप प्रोडक्ट्स बना रहे हैं विद इन द नेचुरल फॉर्म्स। आप उसमें कोई केमिकल्स यूज ही नहीं कर रहे, लाइक आप उनमें बेंजीन यूज नहीं कर रहे, आप उनमें कोई और अदर हार्मफुल केमिकल्स यूज ही नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही जेनेटिक इंजीनियरिंग, अगर क्रॉप को रेजिस्टेंस फ्री बनाना है, प्लांट ब्रीडिंग, म्यूटेशनल ब्रीडिंग, तो वो सारा आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है। अभी द ग्रीन रेवोल्यूशन पे अगर मैं बात करूं, द ग्रीन रेवोल्यूशन succeeded in tripling the food supply। अभी ये बात हम लोग कल भी कर चुके हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन फूड की क्वांटिटी इंक्रीज करने में तो सक्सेस हो गया, बट yet it was not enough
or you can say sufficient to feed the growing human population, right? अभी plants, bacteria, fungi, and animals whose genes are altered by manipulation, उनको कहा जाता है called genetically modified organisms. ठीक है, genetically modified organisms, or you can say GMO. So these plants useful in different ways, like genetic modification, has made crops more tolerant to abiotic stresses. अभी abiotic stresses कौन से हो गए आपके? cold, drought, salt, heat, or you can say temperatural factors. ठीक है, that means reduce reliance on chemicals, कि सबसे यही पे डिपेंड कर रहे हैं कि पेस्टिसाइड्स एंड वीटीसाइड छिड़कोगे तो आप इंसेक्टिसाइड्स या क्रॉप से इनके प्रोटेक्शन कर पाओगे. केमिकल पेस्टिसाइड्स, ठीक है, जिसकी वजह से विच रिजल्ट्स soil exhaustion of nutrients. The nutrients of soils gets exhausted due to the next increased efficiency of minerals usage by plants. This prevents nutrient exhaustion या depletion of soil, right? फोर्थ है enhanced nutritional value of food. Single cell protein we have discussed. That means vitamin A and vitamin B. Right? So in this way we have succeeded in some of the areas जहाँ पे हम लोगों का बायोटेक्नोलॉजी का एक बहुत अच्छा खासा यूज नजर में आया है लोगों के.
people are appreciating the genetically modified organisms, whether plants, animals or bacteria, and bacteria can be used as a vector. बेसिकली हम लोग उनको एक फिनोटिपिक रेशियो में ऐसा ढाल पाए, या वी हैव सक्सीडेड कि हम लोग उनका यूटिलाइजेशन मोर तरीकों से, ज्यादा तरीकों से, इन अ मोर एप्रोप्रिएट मैनर में कर सकते हैं. ठीक है. इसके अलावा हम लोग बीटी टॉक्सिन का एक बहुत कंट्रीब्यूशन है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के रूप में हुआ. दैट मीन्स बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय अ बैक्टीरिया कॉल्ड Bacillus thuringiensis. इसीलिए हम लोगों ने इसका नाम बीटी शॉर्ट फॉर्म रख दिया. ठीक है. बीटी टॉक्सिन जीन हैज बीन क्लोन्ड. इस जीन को क्लोन्ड किया गया. हैज बीन क्लोन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया and expressed in plants to provide resistance. Expressed in plants to provide resistance to insects without need of any fertilization, without need of any fertilizers, of insecticides, pesticides, etc. और इसके एग्जाम्पल्स हैं बीटी कॉटन, राइस, टोमेटो, पोटैटो एंड सोया बीन एक्सेट्रा. इनके एग्जाम्पल्स दिस. इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट बीटी कॉटन. ठीक है. इसके बारे में एनसीईआरटी ब्रीफ डिस्कशन दे रहा है, सो हम लोगों को इसको ब्रीफली करना है. दैट बीटी कॉटन में क्या हुआ कॉटन का, दैट सम स्ट्रैंड्स ऑफ बैसिलस thuringiensis produce proteins that kill certain insects such as Lepidopterans, जिसको टोबैको बर्ड वॉर्म भी कहते हैं. ये टोबैको की बर्ड्स में पाया जाता है. पिंक कलर का होता है स्लाइटली. ठीक है. टोबैको बर्ड वॉर्म्स या आर्मी वॉर्म्स ह्यूज कंटेंट में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. फिलोप्टरन्स, बीटल्स एंड सो ऑन यू कैन से. ठीक है. 3-4 थी. ठीक है. सो BT forms protein crystals during particular phase of growth. right? ये एक पर्टिकुलर फेज पे ये एक प्रोटीन क्रिस्टल्स प्रोड्यूस करता है. ठीक है. अभी बीटी टॉक्सिन जो ये इसके अंदर ये जो प्रोटीन करता है ये इनएक्टिव फॉर्म में लाई करते हैं. ठीक है. इनएक्टिव स्टेजेस ऑफ प्रोटीन. ठीक है. इसको बोल सकते हैं प्रोटॉक्सिन्स. बट once
नो, यू कैन से, यू कैन रादर से कि यहां से ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि बीटी फॉर्म्स प्रोटीन क्रिस्टल्स ड्यूरिंग पर्टिकुलर स्टेज ऑफ ग्रोथ. These crystals contain a toxic insecticidal protein जो कि इंसेक्ट्स को मारता है या उनको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है. ठीक है. बीटी, अभी क्वेश्चन ये होता है कि जो टॉक्सिन है वो बैसिलस को ही क्यों नहीं मार देता. अगर बैसिलस के अंदर ये प्रोटीन होता है तो वो बैसिलस को ही क्यों नहीं मार देता. लेकिन बैसिलस तो जिंदा रहता है, दैट मीन्स वो बैक्टीरिया तो जिंदा रहता है जिसके अंदर ये टॉक्सिक प्रोटीन है. अगर ये इंसेक्ट्स को मार सकता है या कुछ कर सकता है क्योंकि ये टॉक्सिन है एक तरीके का. बिकॉज दिस टॉक्सिन lies or present in a inactive state जिसको और यू कैन से प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है या इनएक्टिव टॉक्सिन. ठीक है. सो it is converted into a active form due to alkaline pH of gut which solubilize the crystals. Right. The activated protein toxin binds to the surface of midgut epithelial cells and create pores that causes swelling and lysis of stomach wall, या you can say gut wall, causes death of insects. Right. So समझ में आया कि बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस के एक बैक्टीरिया है जिससे हम लोगों को एक बीटी टॉक्सिन मिलता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अभी वो टॉक्सिन कैसा होता है, प्रोटीन क्रिस्टल्स के फॉर्म में बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस के अंदर प्रेजेंट होता है. तो वो उसको खुद क्यों नहीं मार सकता, बिकॉज क्योंकि वो एक इनएक्टिव स्टेट में प्रोटॉक्सिन स्टेट में होता है. जैसे ही वो टॉक्सिन को कोई इंसेक्ट खाता है वैसे ही वो जो ऑर्गेनिज्म है जैसे ही वो उसके गट में जाता है तो गट का जो पीएच होता है वो एल्कलाइन होता है. एल्कलाइन मीडियम आते ही वो जो टॉक्सिन होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और छेद करने लग जाता है उसके गट लाइनिंग को. उसकी वजह से स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग हो जाती है और वो इवेंचुअली उसकी स्टमक गट को डिसॉल्व कर देता है. लाइसिस ऑफ द एपिथेलियल एंड द आउटर मोस्ट गट सरफेस वॉल ऑफ द इंसेक्ट, जिसकी वजह से इंसेक्ट मर जाता है. ठीक है. सो इवेंचुअली मैं ये कह सकती हूँ कि इस स्टेज में बीटी कॉटन जो टॉक्सिन है हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी आविष्कार है, क्योंकि कॉटन एक बहुत इंपॉर्टेंट है और मेनली इंसेक्ट्स इसको अफेक्ट करते हैं. बट आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ दिस बायोटेक्नोलॉजी द डिग्रेडेशन ऑफ द बीटी कॉटन वाज नॉट मेड इजी.
ओके। Specific Bt toxin genes were isolated by the technique and incorporated with, or you can say inserted in many crop plants such as cotton. So, the choice of gene depends on the target pest, कि किस पेस्ट को मारना है, वही जीन उठा के उस क्रॉप में डाल दो, वो उससे रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। As eventually most Bt toxin are insect group specific कि मतलब एक स्पेसिफिक से ही अफेक्ट कर पाते हैं उनको, बाकी इतना भी नहीं है कि रेजिस्टेंस है नहीं। The toxin is coded by a gene cry, इसीलिए इसको क्राई जीन के नाम दे दिया है। द नंबर ऑफ देम प्रोटीन इनके साथ, मतलब इस पेस्ट के लिए है तो क्राई AC, क्राई सेकेंड या क्राई फर्स्ट AC, क्राई सेकेंड AB कंट्रोल, बॉलवॉर्म and cry first AB control corn borers, right? तो इनको कर देते हैं। अभी कुछ है हम लोगों के पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स। अभी पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स क्या हैं? पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स के बारे में अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में जाने लगूं कि पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स क्या हैं, तो बेटे पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स कुछ नहीं है, ये वो प्लांट्स हैं जो पेस्ट से रेजिस्ट कर लिया है इन्होंने, कि अगर इन पे पेस्ट आप डालेंगे भी अगर तो इन पे पेस्टिसाइड्स का कोई भी असर नहीं होगा, ठीक है। पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स, ठीक है, लाइक वेराइटी ऑफ nematodes, parasites, can infect plants, animals and humans even, जैसे this incognita, this variety infects roots of tobacco plants, causes reduction in yield. So strategy जो कि adopt की गई, strategy adopted to prevent this infestation is based on RNA interference. RNA इंटरफेरेंस क्या है बेटे? अभी हम लोगों ने उसमें कहा कि एक टेक्निक है जो इसमें दी गई है, जिसको मैं बोल रही हूं आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है। अभी आरएनए इंटरफेरेंस क्या है कि
RNAi, you can say RNA interference takes place in eukaryotic organisms as a method of cellular defense, कि सेल ही अपने आप को डिफेंस करेंगे. This method involves silencing mRNA messenger RNA due to complementary double-stranded RNA molecule that binds with a specific protein binds to and prevents translation of mRNA because it is already silenced. The source of this complementary RNA could from an infection by virus having RNA genome or mobile genetic elements like transponsons that replicate via an RNA intermediate. राइट अभी इसका क्या है ये थोड़ा सा समझना जरूरी है. ठीक है, अभी इसमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि बेटे आरएनए इंटरफेरेंस जो होती है वो मैक्सिमम या मेनली अगर मैं बोलूं तो वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में होती हैं. अभी अगर थोड़ा बहुत जेनेटिक्स याद हो तो उसमें हम लोगों ने 3 टाइप्स के आरएनए पढ़े, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए. अगर मैं एमआरएनए की बात करूं तो मैसेंजर आरएनए का काम क्या था कि न्यूक्लियस ने एक पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन दिया और उस पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन को उसने टीआरएनए तक पहुंचाया और उस टीआरएनए ने उसको पढ़ा, खोला, या फॉर एग्जाम्पल अभी उनके पास तो कुछ पैकेट होता नहीं है, सो उसने उसको कोडिंग बताई एबीसीडी. उसने ऐसे की ऐसी एबीसीडी, सोचा नहीं कि क्या एबीसीडी का क्या एक्शन होगा, बिना दिमाग लगाए उसने वो कोडिंग एबीसीडी के वैसे ही कर ली. फॉर एग्जाम्पल एक जंगल होता है, ठीक है, एक स्टोरी तो सुनी होगी आप लोगों ने कि एक जंगल है, ठीक है. अब उस जंगल में एक खिचड़ी, एक आदमी है, उसको बोला गया कि भाई इस जंगल के दूसरे कॉर्नर तक एक आदमी खड़ा है, उसको बोलो खिचड़ी तैयार है, आ जाओ. तो वो खिचड़ी नहीं बोल पाता था तो वो पूरे रास्ते खिचड़ी 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 बोलता गया. लास्ट तक उसने दिमाग लगाया नहीं तो उसने खिचड़ी की चिचड़ी बना दी. राइट, इन द सेम मैनर में मैंने एग्जाम्पल शायद पहले भी दिया हुआ है आपको. तो इन द सेम मैनर जो मैसेंजर आरएनए है उसका भी सेम टू सेम डिट्टो यही फंक्शन है.
अभी उसका डिटो ये क्या फंक्शन है, उसने जो उसको न्यूक्लियस ने डीएनए ने उसको बताया, उसने एज इट इज अपने को ट्रांसलेट कर लिया। अभी उसने ट्रांसलेट कर लिया तो इसी मेथड में एक सेलुलर डिफेंस क्रिएट करता है, ठीक है। आरएनए इंटरफेरेंस का क्या नाम है, आरएनए इंटरफेरेंस में इसमें बेसिकली क्या हो रहा होता है कि जो नीमाटोड पैरासाइट्स है ना, अभी नीमाटोड पैरासाइट्स में क्या है, ठीक है, कि अब नीमाटोड जो पैरासाइट्स हैं उसकी एक ऑर्गेनिता स्पीशीज मेनली खराब कर देती है टोबैको की और उनके यील्ड को कम कर देती है। अभी उसके बचने के लिए, ठीक है, अभी उससे बचने के लिए एक स्ट्रैटेजी अपनाई जिसको हम लोगों ने कह दिया आरएनए इंटरफेरेंस। अभी इसमें क्या होता है, साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए मैसेंजर आरएनए ड्यू टू द कॉम्प्लीमेंट्री। अभी जो नीमाटोड पैरासाइट है उसको इन्फेस्टेशन करनी है, उसको एंटर करना है, तो उसको एंटर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी न्यूक्लियस के एक सेल है, उनका एक सेल है वो फ्यूज होगा और वो इन्फेस्टेशन हो जाएगी। दैट मीन्स कि पैरासाइट का कैसा इन्फेस्टेशन होता है कि पैरासाइट अपना जितना भी खाना होता है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेता है। अभी अगर उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाना चाहिए, उसकी बॉडी पे सरवाइव करना है, तो ऑब्वियसली उसको उसका कुछ ना कुछ उसका पार्ट, अपना पार्ट प्लांट की बॉडी में देना पड़ेगा और प्लांट को कुछ ना कुछ पार्ट अपना लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जब वो इंटरमिक्स हो जाएंगे तो उस पैरासाइट इजीली प्लांट की बॉडी पे सरवाइव कर सकता है। अभी जैसे ही ये प्रोसेस स्टार्ट होता है कि फॉर एग्जांपल एक टोबैको प्लांट है और वो टोबैको प्लांट आया और एक पैरासाइट आया टोबैको प्लांट पे, ठीक है। अभी उसने कहा कि भाई मेरा ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर है, फिनोटिपिक स्ट्रक्चर, प्लांट ने कहा ये मेरा स्ट्रक्चर है, मिक्स हुआ, वो स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस अब दोबारा एप्लीकेट हो गया, जो वायरस करता है मेनली। अभी उस वायरस ने क्या किया, मतलब कुछ टाइम तक वो उधर ही रहा, मैनिफेस्टेशन हुआ पैरासिटिक का। तो प्लांट्स को ऐसा लगा कि ठीक है, इट इज अ पैरासाइट, तो पैरासाइट है तो कोई बात नहीं, अब इसको मेरा ही बॉडी का है, सो उसको भी उसने उसको खाना पहुंचाना स्टार्ट कर दिया। अभी खाना पहुंचाना स्टार्ट कर दिया, दैट डजंट मीन कि वो जो प्लांट है वो सरवाइव करेगा, मतलब वो पूरा उसका यील्ड खत्म कर देगा पैरासाइट। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो एमआरएनए उसका आरएनए है, मतलब अभी हमारे पास दो टाइप, हम लोगों ने एक आरएनए जो वायरल आरएनए का एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए का स्ट्रैंड इंड्यूस कर दिया, इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अभी इंसर्ट करने से क्या हो गया, डबल स्टैंडर्ड आरएनए एज अ एक्टिव जेनेटिक मटेरियल हो गया, जिसकी वजह से मैसेंजर आरएनए बंद हो गया। अभी हमारे घर में बहुत सारे सर्वेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, 1 सर्वेंट, 2 सर्वेंट, 3 सर्वेंट। सो ऑब्वियसली अगर एक सर्वेंट का एक से ज्यादा फंक्शन है, फॉर एग्जांपल अगर एक सर्वेंट का फंक्शन है कि उसने क्लीनिंग करना है, तो दूसरे का भी यही फंक्शन हो सकता है। सेम वे में वो फ्लोर की क्लीनिंग कर सकता है, वो वॉल्स की क्लीनिंग कर सकता है। क्लीनिंग इज अ क्लीनिंग पर्पस, राइट। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब ऐसे ही इन द सेम मैनर इन दिस केस में एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए ने पोजीशन ले लिया, ठीक है। तो एमआरएनए साइलेंट हो गया, चुप हो गया। मतलब अभी बड़े बॉस के सामने एम्प्लॉय तो चुप ही रहेगा ना, या आप हमेशा अपने बड़े बॉस के सामने यू विल बी द बॉस, नो यू कांट बी द बॉस, राइट। सो व्हाट हैपन कि जब ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई कि व्हेन द डबल स्टैंडर्ड आरएनए इंड्यूस किया गया प्लांट में, तो मैसेंजर आरएनए साइलेंट हो गया। अभी मैसेंजर आरएनए किसका मानेगा, उसका मानेगा या डबल स्टैंडर्ड का मानेगा, तो वो चुप हो गया। तो जैसे पैरासिटिक इन्फेस्टेशंस आए और कुछ स्ट्रेन्स निमाटोड्स के उसमें भेजे उसने कि भाई मेरे को भी कर ले, तो वो नहीं हो पाया। दैट मीन्स कि वो उसके जीन्स को ले ही नहीं पाया, ट्रांसलेट ही नहीं कर पाया, और जब तक वो ट्रांसलेट ही नहीं करेगा वो पैरासिटिक इन्फेस्टेशंस तो होगा ही नहीं। सो इन दिस केस यू हैव साइलेंट द एमआरएनए कि उसकी इंफॉर्मेशन लो ही नहीं। जब तक वो खिचड़ी जब तक आप उसको बताओगे ही नहीं कि खिचड़ी की चिचड़ी है, तो वो आएगा ही नहीं। तो ऑब्वियसली उसने बताया तो वो तो बोला ही नहीं, कहता मैं तो छुट्टी पे हूं, मेरा कोई वो नहीं है, तो मैं तो नहीं नोट डाउन कर सकता हूं।
तेरा तू पैरासिटिक है, तो वो बोला ही नहीं, तो वो उसमें कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं प्लांट में। सो इन दिस केस में सिर्फ एक आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए इंड्यूस करने से मैसेंजर आरएनए स्टॉप फंक्शनिंग, और जैसे मैसेंजर आरएनए साइलेंट हो गया, वो फंक्शन, वो जो ट्रांसलेशन का फंक्शन था वो हुआ ही नहीं, उसकी जगह वो डबल आर स्टैंडर्ड उसको तो बोलेगा नहीं। सो दैट्स द मैनर कि जब एक बहुत बड़ी कंपनी होती है और हमें कंफ्यूजन क्रिएट करनी होती है, तो कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट होती है तो कभी भी ऊपर से हेड से कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होती, कभी हमेशा एम्प्लॉयज से कंफ्यूजन क्रिएट स्टार्ट होती है। तो इन द सेम मैनर में एक डीएनए ने मैसेज दिया, अभी वो एम्प्लॉय से कंफ्यूजन स्टार्ट हुई, मैसेंजर आरएनए से कंफ्यूजन स्टार्ट हुई क्योंकि उसने पैरासिटिक को भी इन्वॉल्व कर लिया। अब इन दिस केस उसने कोई पैरासिटिक को इन्वॉल्व नहीं किया, उसने कोई पैरासिटिक उनको बोला कि नहीं भाई हम लोगों का कोई वो नहीं है, सो हम लोग उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे। सो इन दिस केस में पूरी तरीके से, दैट मीन्स द होल ऑफ द रेशियो, पूरी तरीके से कोई भी इन्वॉल्व नहीं हुआ और वो मैसेज जो पैरासिटिक इन्फेस्टेशन है वो हो ही नहीं पाया। तो इस तरीके से ये वाली टेक्निक से आरएनए इंटरफेरेंस से हम लोगों ने एमआरएनए को साइलेंट करके एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, अभी ये जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए आरएनए का स्ट्रैंड है ये हम लोग बहुत सारी तरीके से बना सकते हैं, सोर्स इसके बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे वायरस हो गया, या हमारे पास एक स्पीशीज आ जाती है ट्रांसपन्स जो कि रेप्लिकेट करते हैं ये आरएनए इंटरमीडिएट। आरएनए इंटरमीडिएट का मतलब ये आरएनए डीएस आरएनए वही तो इंटरमीडिएट हो जाते हैं जो एमआरएनए को साइलेंट, दैट मीन्स बॉस वही तो होते हैं जो एम्प्लॉयज को साइलेंट कर देते हैं। सो हम लोग ये उन वाली स्पीशीज से भी बना सकते हैं, या हम लोग मोबाइल जेनेटिक इंजीनियरिंग भी यूज कर सकते हैं। सो विद द बायोटेक्नोलॉजी इट हैज मेड पॉसिबल कि हम लोग टोबैको की यील्ड बचाने के लिए रोक पाए। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं एग्रोबैक्टीरियम वैक्टर्स। अभी एग्रोबैक्टीरियम वैक्टर्स के बारे में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि बेटे वैक्टर्स का मतलब फंक्शन क्या होता है कि अगर हम लोगों को किसी चीज में कोई इंफॉर्मेशन डालनी है, बहुत बड़ा स्कूल है या बहुत बड़ी कोई कंपनी है, ठीक है, हम लोगों को एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, तो हम कैसे पहुंचाएंगे? हम या उसको पीएन को कहेंगे कि हाँ जी भाई ये इन्फॉर्मेशन उस डिपार्टमेंट को दे देना, राइट। अभी वो पीएन उस इन्फॉर्मेशन को सही भी दे सकता है, गलत भी दे सकता है। दैट मीन्स वैक्टर क्या होता है? एक कैरियर, ठीक है, एक कैरियर होता है वैक्टर। इन द सेम मैनर में हम लोगों को प्लांट क्रॉप में कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, अभी वो इन्फॉर्मेशन सही है कि गलत है डजंट मैटर, बट हम लोगों को वो इन्फॉर्मेशन प्लांट क्रॉप में देनी है, ठीक है। तो उस इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम लोग कोई भी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को आरएनए या डीएनए के स्ट्रैंड को देनी है, या हम लोगों को उनकी मोल्डिंग कराने के लिए एक इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे हम लोग बच्चों को छोटे छोटे वैक्सीन्स लगाते हैं, वो इन्फॉर्मेशन देनी है, तो हम इसके लिए छोटे से मैनिफेस्टेशन का तैयार करते हैं जो जिनमें हमारी वैक्टर्स हेल्प करते हैं। अभी वैक्टर्स वो डीएनए या आरएनए स्ट्रैंड्स को बता जाते हैं कि वो एक सेंस एंड एंटी सेंस ऑफ आरएनए बता देते हैं, जिनकी वजह से हम लोग एक स्पेसिफिक जीन को पहचान पाए, ठीक है। लेट अस सपोज कि ये जो एग्रोबैक्टीरियम वैक्टर्स हैं, ये जो नीमाटोड के हैं, यही स्पेसिफिक नीमाटोड वैक्टर्स को पहचान पाए और इनको ब्रीफली डिस्क्राइब कर पाए, राइट। इनके ब्रीफली डिस्क्रिप्शन को बता पाए कि ये वो वायरसेस हैं जिसमें आरएनए और डीएसआरएनए में जब हम लोग इंड्यूस करेंगे तो ऑब्वियसली वो उसी के आरएनए में इंड्यूस नहीं कर सकता डीएसआरएनए को, इट शुड बी सेपरेट, उसको सेपरेट तरीके से इंड्यूस करेगा। जैसे फिगर 12.2 में होस्ट प्लांट जनरेटेड एमआरएनए और एनआरएनए का इन लोगों ने काफी इलैबोरेटेड पिक्चर दिया है। सो इससे आप लोग ये देख सकते हैं कि ये जो तरीका है, इससे आप लोग ये देख सकते हैं कि होस्ट को बाय यूजिंग वैक्टर आपने नीमाटोड का पैरासिटिक डीएस आपने उसमें पहुंचा दिया, जिसकी वजह से एमआरए साइलेंट होके ट्रांसक्रिप्शन परफॉर्म नहीं कर पाया, जिसकी वजह से पैरासाइट का इन्फेस्टेशन नहीं पॉसिबल हुआ। सो इन दिस केस दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ सेंस एंड एंटी सेंस ऑफ एमआरएनए कि किसको वो घर के अंदर आने दे रहा है। अभी ये गार्ड पे डिपेंड करता है कि वो चोर को आने दे रहा है या पुलिस को आने दे रहा है, राइट। तो ऑब्वियसली द नीमाटोड इज द पैरासिटिक जो कि एक इन्फेक्शन का काम करता है टबैको प्लांट के लिए, अभी वो उसको एंट्री दे देगा, सो इट विल बी वेरी हार्मफुल। सो दिस क्वेश्चन कम्स इन 3 मार्क्स, 3 नंबर में ये क्वेश्चन आते हैं।
तो अभी इसी में कॉन्सिक्वेंसेस की अगर मैं बात करूं तो इसको कॉन्सिक्वेंसेस को पूरा अगर आप लिखना चाहते हैं तो यू कैन राइट इट डाउन लाइक दैट द इंट्रोडक्शन of DNA was such that it produced both sense and antisense RNA in host cells. These two RNAs being complementary to each other form DS that initiated RNAi. Thus specific forms. ठीक है, thus specific mRNA of nematode thus silenced the mRNA of nematode. The result was that parasite could not survive in transgenic host expressing interfering RNA. तो ऑब्वियसली जब तक एक पैरासाइट एक होस्ट की इंफॉर्मेशन अच्छी तरह से ले ना ले, वो सरवाइव नहीं कर पाता, ठीक है। और जब तक जो मैसेंजर आरएनए होगा पैरासाइट का, वो जब तक कि होस्ट की इंफॉर्मेशन अच्छी तरह पढ़ नहीं लेगा, उसको ट्रांसक्रिप्ट नहीं कर लेगा, ट्रांसलेट नहीं करेगा, वो अपना वो डीएनए वैसा स्ट्रक्चर बना ही नहीं पाएगा, राइट। तो उस स्ट्रक्चर बनाने के लिए, उस स्ट्रक्चर को एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाने के तौर पे एमआरएनए को साइलेंट तो कर ही दिया है कि तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर सेम हो गए हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर ने अफेक्ट की वजह से एक इंटरमीडिएट बना दिया, जिसने जो न्यूमाटोड का एमआरएनए था वो साइलेंट हो गया। अभी साइलेंट हो गया तो वो उसको पढ़ नहीं पाएगा, और पढ़ नहीं पाएगा तो वो होस्ट पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सो दैट्स व्हाई दिस थिंग हैज क्रिएटेड अ ह्यूज पॉपुलैरिटी, और पॉपुलैरिटी भी ऐसे क्रिएट हुई कि पॉपुलैरिटी जब क्रिएट हुई, इसमें बहुत सारे रोल्स क्रिएट हुए, बहुत सारे बातें क्रिएट हुई, और बहुत सारे रोल्स और बातों का मतलब सीधा साधा ये था कि जो टोबैको का प्रोडक्शन था वो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा है, और टोबैको का प्रोडक्शन बचाने के लिए, उसको सेव करने के लिए और उसकी यील्ड को प्रॉपर रखने के लिए ये सारा प्रोसेस किया गया, राइट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन, ठीक है। अभी ये वही वाला हम लोगों का आ जाता है, मेडिसिन में बायोटेक्नोलॉजी की है, जो हम लोगों का डायबिटीज वाला है कि डायबिटीज में कौन सी चेंज है। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है 3 मार्क्स में। उसके बाद हम लोगों का है जीन थेरेपी, देन वी हैव मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, एंड द लास्ट टॉपिक विल बी ट्रांसजेनिक एनिमल्स। सो वी हैव टू कंप्लीट दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट सेशन, एंड दिस सेशन मेनली डील्स, अभी हम लोग नेक्स्ट में हम लोग इंसुलिन की बात करेंगे। वैसे मैं इंसुलिन की बात बहुत ज्यादा कर चुकी हूँ, ठीक है। इंसुलिन में मैं बहुत ज्यादा बता चुकी हूँ कि एक चीज और 2 चीज का जब हम लोग मिक्सचर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल पिग का इंसुलिन करा मैंने,
हम लोगों ने पिग के इंसुलिन में सल्फाइड चेन्स का एडिशन या लिंक किया उनको, तो हम लोगों को दिखाई दिया कि दिस इज द सिमिलर क्लोन स्ट्रक्चर ऑफ अ ह्यूमन इंसुलिन। सो उन चीजों को जब मैंने देखा तब हम लोगों के बायोटेक इंजीनियरिंग, वो जो हम लोगों के इंट्रावीनस लगते हैं या हम लोग कैप्सूल के फॉर्म में यूज करते हैं, तो वो जो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं उन दोनों फॉर्म्स में हम लोग यूज करते हैं। दैट मीन्स कि उन दोनों बातों पे जो इंसुलिन के पर्सपेक्टिव हैं हम लोग उनको यूज कर रहे हैं इन द केस ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी। सो टिल नाउ वी हैव कवर्ड द बीटी कॉटन। तो बीटी कॉटन 3 नंबर में आ जाता है, सो यू हैव टू स्टार्ट ऑन दैट पार्ट एंड द एप्लीकेशंस एंड द क्रिटिकल रिसर्च ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सो टिल देन कीप रिवाइजिंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।